देखो बच्चों, आज जो है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन संख्या 7 जो है बताने जा रहे हैं। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। यही पतंग है। यह 3 प्रकार के शेडों के कागज से पतंग बना हुआ है। एक ऊपर वाला है जिसको आकृति नंबर 1 हम कहेंगे। ये आकृति नंबर 1 है। ये नीचे वाला भाग जो आकृति नंबर 2 है और सबसे नीचे वाला भाग ये आकृति नंबर 3। ये तीनों आकृति अलग अलग शेडों के कागज से बना है। यानी आकृति 1 में जो ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसका अलग शेड है, और ये जो नीचे आकृति 2 है बीच वाला ये अलग शेड के कागज से बना है, और जो नीचे वाली आकृति दिखाई दे रही है ये अलग शेड वाले कागज से बना है। इन्हें आकृति में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दर्शाया गया। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। इस पतंग का जो ये ऊपर वाला भाग है इसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। यानी यहां से यहां तक 32 सेंटीमीटर है और ये भी 32 सेंटीमीटर है। विकर्ण का एक वर्ग है। चूंकि ये ऊपर वाली आकृति वर्ग है इसलिए इनके दोनों विकर्ण जो है बराबर होंगे। यानी यहां से यहां तक ये 32 होगा और यहां से यहां तक ये 32 होगा। अब देखिए, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक संधिबाहु त्रिभुज है। इस पतंग का जो नीचे वाला भाग है यही है, यही नीचे वाला भाग है। इसकी तीनों भुजाओं की माप दिया हुआ है। यह भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, इसका भी माप 6 सेंटीमीटर है और नीचे वाली भुजा का माप 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। अब देखिए, ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। अब जो है शेड 1 आकृति 1 में जो कागज लगा है उसके शेड का क्षेत्रफल कितना होगा, और आकृति 2 बनाने के लिए जो कागज लगा है उसका क्षेत्रफल बताना है, और आकृति 3 बनाने के लिए कितना कागज लगा है उसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए, आकृति 1 और आकृति 2 ये दोनों मिलाकर के एक विकर्ण है। इस विकर्ण में प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करेगा, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इस विकर्ण को यह विकर्ण समान 2 भागों में बांटेगा। तो चूंकि ये विकर्ण 32 सेंटीमीटर है तो इसका आधा जो है यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर होगा, और यह विकर्ण भी 32 सेंटीमीटर होगा और इसका आधा यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक विकर्ण 32 हो गया और यह हो गया यहाँ से यहाँ तक 16। अब देखेंगे, चूंकि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए आकृति 1 में बने त्रिभुज जरा देखिए तो आकृति 1 जो है यहां से लेकर के यहां तक जो त्रिभुज है वह आकृति 1। इस त्रिभुज का यह जो आधार है यहां से यहां तक वह एक विकर्ण की लंबाई है।
तो विकर्ण की लंबाई 32 है, तो इस त्रिभुज का आधार यहां से यहां तक 32 हो जाएगा और इस त्रिभुज का ऊंचाई यहां से यहां तक होगा जो इस विकर्ण के लंबाई का आधा होगा। तो चलिए हम जो है ये जो आकृति 1 में जो बना त्रिभुज है उसका आधार 32 ले लेंगे। आकृति 1 में बने त्रिभुज का आधार बराबर 32 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई पूरे विकर्ण का आधा हो जाएगा यानी 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। इस तरह से आकृति 1 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे आकृति 1 बनाने में कागज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए 1/2 की जगह पर 1/2 लिखेंगे और आधार के जगह पर यहाँ आधार लिखे हैं 32, या 32 हो जाएगा और ऊंचाई की जगह पर तो यहाँ ऊंचाई जो 16 सेंटीमीटर निकाले हैं उसे हम लिख देंगे। अब 2 से इसको हम कटा देंगे, 16 मत में कट जाएगा। अब 16 को 16 से हम गुना कर देंगे, 16 छक 96, 6 हासिल में 9 और 16 कम 16 9 25 यानी 256 वर्ग सेंटीमीटर आकृति 1 में लगी कागज का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए आकृति 2 क्या है, तो आकृति 2 का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का विकर्ण उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में उसे बांटता है। लिखेंगे चूंकि वर्ग का विकर्ण वर्ग को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। इसलिए आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर आकृति 1 का क्षेत्रफल। फिर से समझेंगे, ये पूरा जो है ऊपर वाला भाग वर्ग है, इसका यह विकर्ण इसे 2 समान त्रिभुज समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है यानी आकृति 1 में जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल और आकृति 2 में जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आकृति 1 का हम क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, यहाँ पर यही क्षेत्रफल आकृति 2 का भी होगा। उसी को हम यहाँ लिखें, वर्ग का विकर्ण वर्ग को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, इसलिए आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर आकृति 1 का क्षेत्रफल और आकृति 1 का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आकृति 3 का, आकृति 3 का क्षेत्रफल यह एक समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है, तो इस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो 2 भुजा बराबर है इसका, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र का प्रयोग करते हैं वही सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, यानी यह बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल, और इसके लिए सूत्र होगा 1/4 b रूट अंडर 4a² माइनस b²। अब देखो 1/4 ज्यों का त्यों लिख देंगे, और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आधार। आधार यहां से यहां तक है, यानी 8 सेंटीमीटर, और 4 ज्यों का त्यों उतार देंगे, और a की जगह पर क्या लिखेंगे, तो समान भुजाओं की जो माप है उसके जगह पर हम a लिखेंगे। तो समान भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो a की जगह पर 6 लिख करके a² कर देंगे, माइनस, और b की जगह पर फिर इस आधार को हम लिख देंगे, यानी 8² कर देंगे। अब देखिए 4 से इसको कटा दीजिए, यह हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और इधर 4 गुने 6 को 2 बार गुना करेंगे 36 हो जाएगा, और 8 को 2 बार गुना करेंगे 64 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 सेंटीमीटर यह हो जाएगा, 4 छक 24, 4 3 12 2 14, यानी 144 हो जाएगा। 4 को 36 से गुना करने, और माइनस 64 हो जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गुने इसको घटा देंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, और 14 में से 6 जाएगा 8, यानी रूट अंडर 80 हो जाएगा। अब देखिए 2 सेंटीमीटर यह हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुने 5, 2 गुने 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और रूट अंडर 5 हो जाएगा, यानी 8 रूट अंडर 5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल। इस तरह से इस आकृति में, पतंग वाली आकृति में जो तीनों आकृति है, तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 8 में फर्श पर एक फूल का डिजाइन बनाया गया है, जिसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलों से यह बनाया गया। 16 त्रिभुजाकार, जरा आप देखेंगे ये जो आकृति बनी हुई है इसमें 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये रंगीन वाला भाग है, और दूसरा यह सादा वाला भाग है। उसी तरह से प्रत्येक आकृति में 2 त्रिभुज है, तो 2 इसमें हुआ, 2 इसमें हुआ 4, 2 इसमें 6, 2 इसमें 8, 2 इसमें 10, 2 इसमें 12, 2 इसमें 14, और 2 इसमें 16। इस तरह से 16 त्रिभुजाकार टाइल से यह फूल जो है फर्श पर बनाया गया, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे यह त्रिभुजाकार जो टाइल है, इसका ये सबसे लंबी भुजा है यहां से यहां तक, ये 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। ये छोटी वाली जो भुजा है वह 9 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है यह कितना है, तो 28 सेंटीमीटर। इस तरह से इसमें 16 को जो त्रिभुज बना है सबकी माप यही है, यानी 16 त्रिभुजाकार टाइलों का माप समान है। अब देखिए इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करें, यानी इन सभी टाइलों को पॉलिश कराना, और पॉलिश कराने में 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर लग रहा है, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर को पॉलिश कराने में 50 पैसे लग रहे हैं। तो इन 16 त्रिभुजाकार टाइलों को पॉलिश कराने में क्या खर्च आएगा, यही हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक जो त्रिभुजाकार टाइल है उसका अगर क्षेत्रफल हम निकाल दें, अब उसमें 16 से गुना कर दें, तो 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद हम जो है पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुजाकार टाइल का
क्षेत्रफल हम निकालेंगे और यह हीरो के सूत्र से हम निकालेंगे। किस सूत्र से निकालेंगे? हीरो के, क्योंकि तीनों भुजा का माप इसमें दिया गया है। तो एक भुजा का माप ए मान लेंगे, दूसरा का बी और तीसरा का सी मान लेंगे और एस निकाल लेंगे। उसके बाद हीरो के सूत्र से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और तब 16 से गुणा कर देंगे तो 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे एक त्रिभुजा का टाइल के लिए माना कि ए बराबर 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 35 सेंटीमीटर ले लेंगे। 35 सेंटीमीटर। तीनों भुजा की माप अगर मालूम है तो एस निकाल लेंगे, चूंकि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए के बदले में हम 28 सेंटीमीटर लिखेंगे, बी के बदले में 9 सेंटीमीटर और सी के बदले में 35 सेंटीमीटर लिखेंगे और बट्टा 2 कर देंगे। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे। 5 और 9 14 और 14 और 8 22 के 2 हासिल में 2 2 3 5 और 2 7 यानी 72/2। एक कट जाएगा तो 36 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से एस निकल जाएगा। अब लिखेंगे एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें हम मान रखते चले जाएंगे। एस जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर हमको 36 लिखना होगा। जैसे यहाँ एस है तो हम 36 लिखेंगे। फिर यहाँ 36 माइनस ए के जगह पर ए देखिए 28 है। फिर एस के जगह पर 36 माइनस बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। फिर एस के जगह पर 36 माइनस सी के जगह पर 35। अब देखिए ये 36 यों का क्यों लिखेंगे, गुने इसको हम घटाएंगे तो 8 होगा, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 27 होगा और इसको घटाएंगे तो 1 होगा। अब देखिए 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना होना चाहिए 2 गुने 3 गुने 3। 36 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड में 3 जो 2 होगा, अलग आप निकाल करके भी लिख सकते हैं। और 27 के अभाज्य गुणनखंड में 3 जो 3 होगा और 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 लिख भी सकते हैं। अब देखिए 2 की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 5 तो 2 है, यानी ये जोड़ा लगा दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए, दोनों में से एक एक तो 2 निकाल लीजिए। 3 का जोड़ा लगाइए, इस जोड़ा में से एक 3 निकाल लीजिए, इसमें से एक 3 निकाल लीजिए। अब देखिए इस 2 का जोड़ा नहीं है और इस 3 का जोड़ा नहीं है, इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 √6 हो गया। इसको हम डायरेक्ट गुना करके वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए चलिए वर्गमूल ही निकालेंगे। 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 36 दूना 72, 2 दूना 4 यहीं पर गुना कर दीजिए। 36 को 8 से फिर 27 से, 36 को हम 8 से गुना करेंगे, 8 छक 48, 8 तिरका 24 और 28 288 हो जाएगा। इसमें फिर हम 27 से गुना कर सकते हैं,
फिर एक बार और गुना करके देखिए, 8 छक 48 के 8 हासिल में 4, 8 तिरका 24, 4 28। अब इसमें 27 से गुना कीजिए, 7 बटे 56 के 6 हासिल में 5, 7 बटे 56 5 61 के 1 हासिल में 6, 7 गुना 14 24। 2 से गुना करेंगे, 2 अठे 16, 2 अठे 16 1 17, 2 गुना 4 1 5, 6 7 7 5 2 7। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7776 रूट। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 76 का वर्गमूल 8 घटाएं, पहले 8 से कीजिए, 64 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 7 घटेगा 1, ये 16 हो जाएगा। फिर 7 6 उतार दीजिए। अब देखिए 16 से अगर 137 में भाग करते हैं कितना मर्द में जाएगा, 8 मर्द में जाएगा। 8 को वर्ग करके यहाँ देखिए, 8 अठे 64, 8 छक 48, 6 54 के 4 हासिल में 5, 8 5 13। फिर से गुना करेंगे, 8 अठे 64 के 4 हासिल में 6, 8 छक 48 और 6 54 के 4 हासिल में 5, 8 एकम 8 5 13। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 1 कट जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 1 17 हो जाएगा, 176। अब देखिए दशमलव दीजिए, 2 ठो 0 करें, 1 ठो और 8 होगा, दशमलव होगा, 2 ठो 0। अब देखिए तो 17 दूना 34, 1 होना चाहिए, 1 का वर्ग, क्योंकि 17 से अगर 32 में भाग करते हैं तो 1 मर्द में भाग लगेगा, इसलिए 1 का वर्ग करके देखिए, 1 यहाँ ले लीजिए, यह हो जाएगा 1761। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 7 गया, 2 में से 1 गया 1, यानी 1439। ये 2 जुड़ जाएगा, 2 6 7 और 1, यानी 1762 होगा। फिर देखिए 17 से अगर भाग करते हैं इसमें कितना मत मिलाएगा, 2 0 उतरेगा, 17 7 109, 17 8 136। 8 मर्द में 17 से 143 में भाग करें तो 8 मर्द में भाग लग सकता है, इसलिए 8 से वर्ग करके यहाँ हम देख सकते हैं। 8 अठे 64 के 4 हासिल में 6, 8 दूना 16 6 22 के 2 हासिल में 2, 8 छक 48 और 2 50 के 0 हासिल में 5, 8 7 56 और 5 61, 1 हासिल में 6, 8 एकम 8 6 14। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये 8 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 1 कट गया, यानी 2876। ये 8 8 16 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 7। यानी अब देखिए एक 8 भी यहाँ आएगा, यानी 88.18 वर्ग सेंटीमीटर एक डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से हमें 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे अतः 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 88.18 आया था वर्ग सेंटीमीटर गुणे 16 से गुणा कर देंगे। 88.18 में 16 से गुणा कर दीजिए,
6 थे 48 के 8 हासिल में 4, 6 कम 6 4 10, 0 हासिल में 1, 6 थे 48 49, 9 हासिल में 4, 6 थे 48 4 52। फिर से 6 थे 48 के 8 हासिल में 4, 6 1 कम 6 4 10 के 0 हासिल में 1, 6 थे 48 49 के 9 हासिल में 4, 6 थे 48 4 52। अब देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी 529.08 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। अब एक चीज देखिए, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पालिश करने का व्यय लग रहा है, तो लिखेंगे टाइलों पर पालिश कराने का कुल व्यय। इसमें हम करेंगे 529 में 50 पैसे से गुना करेंगे और रुपया में बदलने के लिए 100 पैसे से भाग कर देंगे। अब इसे ये 2 मर्त में कट जाएगा, 50 पैसे से गुना किए और 100 पैसे से भाग किए रुपया में बदलने के लिए। अब 2 से इसमें भाग कर देंगे, 2 दूना 4, 1 2 6 12, 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 2 चौके, यानी 264.54 पैसा जो है पालिश कराने का व्यय हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज इस अभ्यास को हमें समाप्त करना है।